आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं और एआई को इंट्रोड्यूस वो करवा रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर, एक ऐसे बिज़नेस के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर एग्ज़िस्ट तो काफ़ी अरसे से करता है, बहुत सालों से वो एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पे एग्ज़िस्ट भी नहीं करता और ना ही इस हालत में पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के लोगों के पास वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो उनके पास पहुँचता है। आपकी जर्नी स्टार्ट हुई वो एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। किस तरीके से आप कह लें कि कॉन्फिडेंट हुए कि आप इतना बड़ा सेटअप आप पाकिस्तान के अंदर लगाने की सोचना शुरू हुई? मैंने अपने कोलीग्स के साथ बात की कि भाई इस तरह मेरे पास कुछ जानवर हैं, दूध किसी को चाहिए, तो बस वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा जी हमारे लिए ले आए। फिर हमने वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट की। और आप पिछले 5-6 साल तक नहीं उसको ग्रो कर सके अपने बिजनेस को, तो ये अचानक से किस तरह ग्रो हो रहा है? ये एक दिन का सिर्फ बनना नहीं है, इसके पीछे 5-6 साल की एक R&D भी चल रही थी। कि मानो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो सारे का सारा उसके अपने जानवरों का है, या कितने जानवर उसके पास है और कितनी उसके पास टोटल लिमिट है? जब भी ये बिजनेस होता है ना, ये इंडिविजुअल बंदों के एफर्ट्स पे नहीं चल सकता। कि आपके सिस्टम में रह के आपके साथ कोई काम करके आपकी हायरार्की होती है, आप चलें एक सिस्टम से ऊपर आते आते ऊपर जाते हैं, तो क्या इस तरीके से आपके सिस्टम के साथ रह के कोई ऊपर जा सकता है, ऊपर पहुंच सकता है, उसको अपना फ्यूचर नजर आ सकता है? अब एक बंदा जो सिर्फ सराइकी बोल रहा हो, उसको सराइकी आती है, उसकी ग्रूमिंग अगर इस जगह तक हो गई है। बहुत से लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना भी चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई मुखलसाना मशवरा आपकी तरफ से? किसी भी बिजनेसमैन से अगर आप ये पूछेंगे ना कि ये बिजनेस करना चाहिए, तो वो आपको मना कर देगा या ये काम ना कर, कोई और काम कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, बाय प्रोफेशन वो हैं हमारी ही फील्ड से, डिजिटल मार्केटिंग भी वो समझते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एआई को इंट्रोड्यूस वो करवा रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर, एक ऐसे बिज़नेस के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर एग्ज़िस्ट तो काफ़ी अरसे से करता है, बहुत सालों से वो एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पे एग्ज़िस्ट भी नहीं करता और ना ही इस हालत में पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के लोगों के पास वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो उनके पास पहुँचता है। मेरे साथ वसीम भाई मौजूद हैं, ईमानो के ओनर, जो कि दूध, दही, उसके बाद शहद और उसके बाद बटर, आप जितनी ढेर सारी चीज़ें जो इनसे बनती हैं, इस्लामाबाद के लोगों के पास असल हालत में वो पहुँच रही है। और उसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा प्लांट जो कि काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो कर चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के लोगों के लिए। मैं उन सब के बारे में उनसे जानना चाहूँगा और एक दफ़ा फिर से उनको खुशामदीद कहूँगा हमारे पॉडकास्ट के अंदर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो वसीम भाई, आपकी जर्नी में जो स्टार्ट हुई वो एज़ अ आप कह लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, बस साथ-साथ आपको यहाँ पर एक इंटरेस्ट था डेयरी फार्म्स के अंदर, उन सब चीज़ों के अंदर। बट इससे पहले, ईमानों से पहले जो आपका 6-7 साल का एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस से आप किस तरीके से, मेरे ख़्याल से आप कह लें कि कॉन्फिडेंट हुए कि आप इतना बड़ा सेटअप आप पाकिस्तान के अंदर लगाने की सोचना शुरू हो गए? बिल्कुल देंगे। जब मैंने ये पहले बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो तो सिर्फ था शौक की हद तक। जब शुरू में स्टार्ट किया कि मैं मुझे जानवरों से मोहब्बत थी, यानी गाय भैंसों की नस्लों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता भी था और सीखता भी था। तो मैंने फिर इसको एज अ बिज़नेस की जब शेप देने लगा, जब मैंने इसकी इन्वेस्टमेंट की, कुछ जानवर ख़रीदे, तो उसके बाद इस इंडस्ट्री के मुझे चैलेंजेस का पता चलना शुरू हो गया था। क्योंकि मेरी इंटेंशन थी कि मैं खालिस दूध बेचूं। उस टाइम तक मेरा ज़हन ये था कि मैं किसी भी मिडल मैन को या किसी भी ऐसे किसी बड़े बल्क बायर को दूध दे दिया करूँगा, तो बस मेरा अपना शौक भी पूरा होता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। तो उस तरह मैं मिडल मैन को दूध देना शुरू कर दिया। उसमें फिर चैलेंजेस आना शुरू हो गए कि मिडल मैन आगे एडल्ट्रेशन भी कर रहा था और हमें भी पैसे नहीं दे रहा था। तो मुझे फिर फाइनेंशियल चैलेंजेस आना शुरू हो गए थे फार्म को चलाने में, क्योंकि पैसे मुझे भी नहीं मिल रहे और आगे कस्टमर को भी वो चीज़ नहीं मिल रही जो मैं उनको दे रहा था उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों ना हम इसको अब कंज्यूमर के पास डायरेक्ट चले जाएँ। तो उस टाइम मैं जॉब भी किया करता था एक सॉफ्टवेयर हाउस में। तो मेरे साथ कोलीग थे वहाँ पे, तो मैंने अपने कोलीग्स के साथ बात की कि भाई इस तरह मेरे पास कुछ जानवर हैं, दूध किसी को चाहिए, तो बस वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा जी हमारे लिए ले आएँ। फिर हमने वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट की, तो एक मजाक में शुरू में सब हंस मजाक ही चल रहा था। तो करते करते 2-3 साल, एक 2 साल मैंने इस तरह चलाया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको परमानेंट इसमें आता हूँ। तब मैंने जॉब क्विट की, मैं 2017 के एंड में, और फिर मैं प्रॉपर डेयरी फार्मिंग के ही फील्ड में आ गया था 3-4 साल के लिए, जिसमें मैं 100% डेयरी फार्मिंग ही कर रहा था। और बस उसके बाद बस चलता रहा सिस्टम। उसके बाद चलता रहा और आज हम इस शक्ल में आपको देख रहे हैं, इस तरह हमारे साथ मौजूद भी हैं। लेकिन देखें वसीम भाई, ये तो वो स्टोरीज़ हैं जो मेरे ख़्याल से जो हर एक ऑनर, जब वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, बिल्कुल। वो सारे कहते हैं कि भाई हाँ जी, हमसे अच्छी चीज़ कोई नहीं बनाता। बिल्कुल। बट दूध,
दही और जिसमें जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा दूध एक वो वाहिद प्रोडक्ट है जो कि हर घर में हाँ, आप कह लें कि काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल होता है बिल्कुल। और उसी मिकदार में आप ये कह लें कि पाकिस्तानियों के पास हमारे पास असली हालत में वो पहुंचता ही नहीं है। बिल किसी में फैट्स नहीं होते, हुँ, किसी के अंदर से आपने प्रोटीन निकाल लिया है, किसी में आपने पानी मिला दिया है। रिसेंट में सुन रहा था किसी ने सर्फ डाला हुआ है, किसी ने केमिकल डाला हुआ है। तो ये सारी बातें एग्ज़िस्ट करती हैं और इसी मुआशरे में करती हैं। जिस बिल्कुल, मुआशरे का आप भी हिस्सा हैं, मैं भी हिस्सा हूँ। बिल और ऑब्वियसली मैं आपके साथ जितनी बैठूँगा आप मुझे उतनी ही अच्छी बातें बताते रहेंगे अपने ब्रांड के बारे में। बट मैं फिर भी जानना चाहूँगा, आप मुझे वो प्रोसेस बताएँ क्योंकि मेरे ख़्याल से D17 के अंदर आपको जो इतना बड़ा प्लांट है, जिसको आपने पूरा एक ऑटोमेशन के ऊपर लेके चले गए हैं, वो किस तरीके से आपने कहाँ से वो आइडिया पिक किया और फिर आज वो वर्क किस तरह करता है? नॉर्मली जब मैंने ये ब्रांड अब ईमान डेयरी के नाम से जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, उस टाइम हमें एक चैलेंज ये आया कि पिछले तकरीबन 6-7 साल यानी 2016-17 से लेके आप आज तक का समझ लें 2025 तक तकरीबन ये 8-9 साल हो गए, हम स्केल अप नहीं कर सके। तो उसकी वजह यही थी जो चीज़ें आप बता रहे हैं। हमारे कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा था, हमारे लॉयल कस्टमर बहुत ज़्यादा थे, हमारे रिपीट कस्टमर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हम स्केल अप नहीं कर पा रहे थे। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि हम रॉ मिल्क में डील कर रहे थे। रॉ मिल्क क्या कि हमारे फार्म भी D17 के पास है, वहाँ से दूध की मिल्किंग हुई, दुकान पे आई, दुकान पे बाद कस्टमर तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब इस चीज़ के अंदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे और हमसे वो चैलेंज की वजह से हम स्केल अप कर नहीं सकते थे। हम हमारे पास बहुत से कस्टमर आते थे, F10 से आते थे, PWD से आते थे, एनकरेज कॉलोनी से आते थे, नेवल एनकरेज से आते थे। वो अक्सर हमें कहते कि हमें भी दूध पहुँचाएँ। लेकिन नॉर्मली रॉ मिल्क के अंदर एक चैलेंज ये था कि वो हम पहुँचा नहीं पा रहे थे, उसमें ख़राब होने का बड़ा अंदेशा था। तो उसे हम हमारा स्केल भी वहीं तक रहा उतने अरसे, जब हम ये 7-8 साल जो हमने फार्मिंग की, हम वहीं तक रहे, उससे हम ज़्यादा ग्रो कर नहीं सकते थे, वो पोटेंशियल इतना है। और D17 क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स को पता भी होगा कि एक छोटा सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर नहीं है, तो हमारे कस्टमर बेस भी उतना ही था। फिर हमने इसके बाद एक R&D स्टार्ट की कि हम किस तरह इस दूध को लोगों तक पहुंचाएं और ये बाकी दुनिया में कैसे होता है। पाकिस्तान में तो बड़ा आसान है, कोई भी कारोबार अगर आपने करना है तो सबसे आसान तरीका एडल्ट्रेशन का है कि आपने दूध पहुंचाना है, तो अगर मैं आपके घर पहुंचाना है तो सबसे पहले नंबर पे मैं बर्फ़ डाल लूँगा, दूध को ठंडा कर लूँगा, कोई कॉस्ट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं, कोई ठंडा करना नहीं है। वो नहीं होगा तो मैं मीठा सोडा डलवा दूँगा, तो उससे मेरा pH लेवल कंट्रोल हो जाएगा, मैं डिलीवरी कर लूँगा। और ये प्रैक्टिसेस आम है, ये कोई ये नहीं। जिस तरह भी आप थोड़ी देर पहले आपने बात की कि लोग सर्फ भी डालते हैं, तो हाँ, बिल्कुल ये चीज़ डाली जाती है। और इसका एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक शॉर्ट बता दूँ, जब मैंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरे फर्स्ट टाइम मेरी दुकान पे मेरे पास कुछ दूध जमा हो गया, मुझसे बेचा नहीं जा रहा था, मेरे कस्टमर नए थे। तो मैंने एक डीलर से बात की, वो डीलर आ गया दूध लेने के लिए मेरे पास, तो उसने किसी बेकरी को देना था। तो जिसने मेरी दूध की दुकान का चिल्लर उठाया तो उसको हल्की-हल्की स्मेल महसूस हुई दूध से, कि दूध 1-2 दिन पुराना दूध था। तो उसने कहा इसमें तो स्मेल है। मैंने कहा कि जी स्मेल तो होगी क्योंकि 2 दिन पुराना है और इसलिए मैं आपको बेच रहा हूँ सारा, और सस्ते रेट पे बेच रहा हूँ। तो उसने कहा जी कोई मसला नहीं, आप एक सर्फ के पैकेट ले आएँ 10 रुपए का, आप इसमें डाल लें और ये स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उस टाइम रियलाइज़ किया कि ये एडल्ट्रेशन इस लेवल तक है, मुझे उस टाइम तक आइडिया ही नहीं था इस चीज़ का। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ से जब हम ये बिज़नेस कर रहे थे, हम इसमें स्केल अप हो ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमने ज़्यादातर कोशिश की कि फ्रेश से फ्रेश चीज़ कस्टमर तक पहुँचाएँ, और वो इतनी एरिया को ही हम कवर कर सकते थे रॉ फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर संजानी से मैं एक दूध आपको डिलीवर करूँ F10 या बैरिया इनक्लेव या बनी गाला, तो ये मुमकिन ही नहीं है। सवाल फिर यहाँ बनता है कि अगर ये चीज़ मुमकिन ही नहीं थी हुँ, और आप पिछले 5-6 साल तक नहीं आप क्या कहते हैं उसको ग्रो कर सके अपने बिज़नेस को, तो ये अचानक से हुँ, किस तरह ग्रो हो रहा है? अच्छा, क्या हाँ, आपने जानवर बहुत ज़्यादा खरीद लिए या आपने भी हुँ, बाकियों हुँ, का हुँ, रास्ता स्टार पकड़ लिया? मुझे हुँ। बताएँ, खुल के नहीं, नहीं, बताएँ। बेसिकली इसके पीछे 5-6 साल की R&D ही चल रही थी, ठीक है, और हम इसके पीछे R&D ही कर रहे थे कि देखें एक ये मसला हमारा तो नहीं है, पूरी दुनिया में है और बिल्कुल सब ऐसा ही लोग लेके जा रहे हैं। हमारे रिश्तेदार बाहर से आते थे, वो हमें बताते थे, या मेरे जो अपने क्लाइंट थे, उनसे भी हमारी अक्सर यानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ताल्लुक है, हमारे कुछ क्लाइंट US के होते थे, तो उनसे अक्सर गपशप होती थी इन चीज़ों के बारे में, फिर खुद भी R&D करते थे। तो वहाँ पे हमें रियलाइज़ हुआ कि पेस्चराइज़ेशन एक प्रोसेस है जो पूरी दुनिया करती है, और ठीक है, कोल्ड स्टोरेज की एक चेन मेंटेन करनी पड़ती है दूध को पहुँचाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। फिर हम लोगों ने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, और उस चीज़ के ऊपर हम इतना साल मेहनत करते रहे कि हम किस तरीके से हम पेस्चराइज़ेशन करेंगे, किस तरीके से हम इसको प्रिज़र्व करेंगे, दूध को प्रिज़र्व से मतलब उस टाइम तक उस कोल्ड सप्लाई चेन को, और किस तरह एंड यूज़र तक पहुँचाएँगे। अब क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, ज़्यादा मैं घुलता-मिलता नहीं हूँ, इतना ही है जितना मैं गूगल से या आजकल चैट जीपीटी से जो
नॉलेज मिलता है उसको देखना पड़ता है, फिर इस मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है पाकिस्तान की। तो ये फिरते चीज़ें समझते रहे कि हमें पास्चराइजेशन प्लांट कहाँ से बनेगा, किस डिज़ाइन से बनेगा, फिर हमें कोल्ड स्टोरेज कैसे मेंटेन करनी है। तो वो सीखते ये एक दिन का सिर्फ बनना नहीं है, इसके पीछे 5-6 साल की एक R&D भी चल रही थी, जो अब हमने कंप्लीट करके उसको शुरू किया हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब इसके बाद आपने एक उस हालत में दूध को पहुँचा दिया है जहाँ पर अब आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक मेरे ख़्याल से पहुँचा रहे हैं, ऐसा ही है? हमारी कोशिश है और हम कर रहे हैं, और अभी तक हमारा दूध हम बेसिकली हमने इस चीज़ को समझ लिया था। जो चैलेंज था वो ये था कि रॉ मिल्क जब आपके फार्म पे मिल्किंग होती है ना और आपके घर तक दूध पहुंचता है, तो अगर लेट्स सपोज हमने 400 घरों को दूध पहुंचाया, तो जो पहला घर का दूध पहुंचा और जो आखिरी 400वें नंबर का जगह का दूध पहुंचा, जितना टाइम का डिले आया, तो दोनों का फीडबैक डिफरेंट आ रहा होता था। उसकी वजह ये थी कि इतनी देर के बाद दूध बॉयल हो रहा होता था। ठीक है, और ये वो मसला था कि हर कस्टमर का फीडबैक डिफरेंट, दूध सेम था, फीडबैक डिफरेंट था, किसी को स्मेल आ रही है, किसी को नहीं आ रही। अच्छा, वो जो हमने इसकी R&D की, तो पता चला कि पेस्चराइजेशन पहला प्रोसेस होता है कि जो ही मिल्किंग हो जाए तो सबसे पहले सारे दूध को उबाल लें, ताकि उसके अंदर वो जितने बैक्टीरियाज हैं जो दूध को ख़राब कर रहे हैं वो उसमें ना रहें। उसके बाद उसको पैक कर लें। तो हम लोगों ने एक तो इस प्रोसेस को अपने पास ऑटोमेट कर लिया। जब हमने ये ऑटोमेट कर लिया, उसके बाद अगला था कोल्ड सप्लाई चेन के साथ कस्टमर के घरों तक पहुंचा देना। तो इस चीज़ के लिए फिर हम लोगों ने अपने पास क्या नाम है, कोल्ड स्टोरेज वाली गाड़ियां रखी। एक गाड़ी हमारे पास बेसिकली वो हमारी दुकानों पे दूध पहुंचाती है। जो राइडर्स हैं उनके पास कोल्ड स्टोरेज के जो तकरीबन 0 से 2 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया होता है उन डब्बों ने, उसमें हम दूध रखवा के कस्टमर के घर पे पहुंचा के देते हैं। और कस्टमर को भी आगे हम कहते हैं कि इसको आपने 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे ही रखना है, क्योंकि है तो ये फ्रेश मिल्क, इसने भी ख़राब होना है, लेकिन अगर इसका कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन मेंटेन ना हो। और वो हमने अपनी बिहाफ पे जो हमारे पार्ट का हिस्सा था, जिस पे अक्सर फार्मर या स्पेसिफिकली फार्मर तो कम करते हैं, जो मिडल मैन होते हैं जिसमें काम करते हैं, वो एडल्ट्रेशन करके उस कोल्ड स्टोरेज का जो सप्लाई चेन का कॉस्ट बचाने की कोशिश करते थे ना, वो हम लोगों ने इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लिया। हमने कॉस्ट बचाने के बजाय उस सप्लाई चेन को ही इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि वो चीज़ कस्टमर तक पहुँच जाए। ठीक, ये तो मुझे लगता है सारा वसीम भी वो प्रोसेस हो गया जिसकी वजह से आपने मुझे लगता है कि दूध को एक असली हालत के अंदर रख के लोगों तक पहुंचा दिया। जी। बट स्टिल दूध इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो कितना दूध आप अभी राइट नाउ कितनी प्रोडक्शन करते हैं, कितने जानवर आपके पास हैं और एक जानवर कितना दूध देता है, ताकि हमें सबको पता हो कि ईमानो के जो प्लेटफॉर्म से या ईमानो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो सारे का सारा उसके अपने जानवरों का है या कितने जानवर उसके पास है और कितनी उसके पास टोटल लिमिट है दूध देने की, पहुंचाने की आप तक। अच्छा, इसमें मैं मुझे बता दूं कि जब भी ये बिज़नेस होता है ना, ये इंडिविजुअल बंदों के एफर्ट्स पे नहीं चल सकता। यानी ये बिज़नेस है, अगर रियलिस्टिक बात की जाए, हमारे पास हम अपनी तकरीबन प्रोडक्शन का 60 to 70% प्रोड्यूस हम खुद ही कर रहे होते हैं अपने फार्म से। इसके बाद क्योंकि मैं जब जॉब कर रहा था, इस एक कम्युनिटी बन जाती है ना, हर फील्ड की कम्युनिटीज़ होते हैं और अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं और पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो इस डेयरी फार्मिंग में भी बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, शायद ये पॉडकास्ट भी देख रहे हो कोई ना कोई। तो वो उन सब ने एक जैसा मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, तो मेरा इंटरेक्शन एक डायरेक्ट गवाले के साथ पड़ा, जो ब्लैकमेलिंग भी कर रहा है, जिसके जो ज़ुबान का भी पक्का नहीं है, जो पैसे भी खा रहा है, जो एडल्ट्रेशन भी कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी कम्युनिटी भी बना ली कुछ फार्मर्स की, जिसमें हमारे पास जो पढ़े लिखे लोग हैं जो एक अच्छा काम करते हैं। तो एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में हमारी पहली कोशिश ये है कि 60 to 70% प्रोडक्शन हम अपनी करें, लेकिन प्रोडक्ट्स हमारे पास ज़्यादा हैं। जैसे हमारा देसी घी है, हमारे पास दही है, हमारे पास मक्खन है, तो ये डिमांड तो बढ़ती रहती है और सीज़न में मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ रहती है। तो वो हम कुछ अपने पार्टनर से भी दूध लेते हैं और उसका सब का मिला के हम बना रहे होते हैं। तो आप कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि जो आप अपने पार्टनर से दूध ले रहे हैं वो भी वही उसी हालत में है जो आपके पास जो दूध एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपके अपने पास अपना दूध है वो भी उसी हालत? देखें, जब आप बिज़नेस करते हैं ना, तो हर एंटिटी इंडिविजुअल खुद परफॉर्म कर रही होती है। हमारा डेयरी फार्म खुद एक डेयरी फार्म है, उसका भी दूध अगर ईमानों पे आता है या हमारे प्रोडक्शन यूनिट पे, या हमारे किसी पार्टनर का भी दूध आता है, उसके लिए हमारा एक प्रोटोकॉल और प्रोसीजर है। ये नहीं है कि हम क्योंकि अच्छे हैं तो हम तो अपने दूध को नहीं देखेंगे, दूसरे का दूध को चेक करेंगे। हमारा प्रोटोकॉल सब पे चलेगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास प्रॉपर एक लैब है, एक हमारे पास फूड टेक्नोलॉजिस्ट होता है, एक वो क्या कहते हैं, हर जब भी दूध आता है हमारे प्रोडक्शन यूनिट पे, हर दूध की लैब टेस्ट होते हैं।
तो सबसे पहले हम लैब टेस्ट करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल टेस्ट हैं, ठीक है, जिसके अंदर उसका पीएच लेवल चेक किया जाता है, उसके अलावा उसके अंदर अडल्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। हो सकता है मेरे फॉर्म पे किसी लड़के ने शरारत कर ली हो, ये मैं तो हर बंदे को नहीं, ये रिस्क तो नहीं ले सकता। तो इसी तरह मेरे पार्टनर्स के भी हो सकता है गलती कहीं भी से हो सकती है, या डेयरी फार्म से दूध प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचते में और उस दौरान किसी भी वजह से उसके अंदर कोल्ड सप्लाई चेन मेंटेन ना हुई, क्योंकि जब डेयरी फार्म पे मिल्किंग होती है दूध का टेम्परेचर 32-35 डिग्री होता है। अब किसी वजह से 2 घंटे 3 घंटे लेट आ गया तो तब भी उस दूध में तो ख़राब तो होना है, इसमें पीएच लेवल तो बढ़ गया। तो हमारी लैब टेस्ट तो हर दूध का होता है। ओके, मतलब जो ही किसी भी पार्टनर का हो, आपका हो, चाहे दिन में 1 दफ़ा आ रहा है 2 दफ़ा आ रहा है, तो लैब टेस्ट होने के बाद वो जाता है बाकी बिल्कुल प्रोसेस के। बिल्कुल, उसका लैब टेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो लैब के टेस्ट में आ गया ठीक, जो हम समझते हैं कि ये दूध बिकना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी अच्छा, का दूध। आप जो समझते हैं उसका कोई स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के अंदर, या आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे एक डिसीजन लिया हुआ? बेसिकली स्टैंडर्ड यही है कि देखिए आपने उसकी क्वालिटी को चेक करना होता है ना। ठीक है। तो हमने क्वालिटी ये चेक करनी होती है कि पाकिस्तान में नॉर्मली जो जितना दूध एक अच्छी क्वालिटी का पैकेज मिल्क जा रहा होता है वो आपने हर डब्बे पे देखा होता है 3.5% फैट, 8.5% SNF, ये हर डब्बे के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। हमारे पास हम नॉर्मली अपने पास जो करते हैं हमारे पैकेजेस के ऊपर लिखा हुआ तो यही है स्टैंडर्ड में, लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है मिनिमम 4.2 फैट और 9+ SNF होता है। ठीक है। ये और SNF क्या चीज़ होती है, नॉर्मली हम लोग दूध में एक चीज़ की मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में कि हम मलाई को देख के दूध की क्वालिटी को देख रहे होते हैं कि मलाई बहुत ज़्यादा आ गई है। जो दूध की असल चीज़ है वो SNF है, इसको कहा जाता है सॉलिड नॉन फैट, ठीक है। और ये वही मिनरल्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जिसके लिए हम दूध को इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं दूध पिया करें ताकत है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो वो सॉलिड नॉन फैट होते हैं, ठीक है। और हमारे दूध के अंदर इसकी मिकदार हमेशा एक बेहतरीन लेवल पे होती है। ये हम क्लेम नहीं कर रहे, ये हम इसके लिए हर फोरम के लिए ओपन है, ठीक है। तो हमारा SNF स्टार्ट ही 9% से होता है, जो 9.2 और 9.5% अगर इस पॉडकास्ट के बाद कोई बंदा आपके प्लांट पर आकर ये जो क्लेम कर रहे हैं आपके 4.2 3.5 चले हम रखते हैं जो ऑलरेडी रिटर्न है उसके ऊपर, और SNF 7% आप कह रहे हैं 8.5%, तो कोई भी आके चेक करना चाहे तो आप लोग उसका कोऑपरेट करेंगे? हम हर वक्त कॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन एक होता है ना, वो आ जाए जब भी आना चाहें, और हम उसके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं, उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसमें आपको एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ कि देखें, एक चीज़ होती है सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें, और ये अक्सर अब होती रहती हैं, क्योंकि मेरा अपना इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक था, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ, और ये चीज़ें वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर अक्सर सॉफ्टवेयर में हम क्लाइंट को कुछ कह रहे होते हैं, बना कुछ और रहे होते हैं, एंड में कुछ और चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मल चलती रहती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब इस प्लांट को डिज़ाइन कर रहे थे ना, तो एक तो इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी से आपको एक अप्रूवल लेना पड़ता है प्रोडक्शन यूनिट का, जो सिंपल है, वो जो मस्ट है। हमने उसके बाद क्या किया, हमने एक ISO 9001 की सर्टिफिकेशन की, जिसकी अपने प्रोटोकॉल्स हैं सारे, हमने वो सारे फॉलो किए। उनकी टीम ने आके उसको सर्वे किया, उसके बाद उन्होंने उसको पास किया, उसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया। तो हम ISO 9001 सर्टिफाइड प्रोडक्शन यूनिट हैं, तो जिसकी ये गारंटी होती है कस्टमर की जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो भी हम प्रॉपर ही फॉलो कर रहे हैं। हम सिर्फ वो ये नहीं कि बस एक चुप के बैठे हुए और चीज़ दे रहे हैं। और ये जो बाकी मशहूर ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के ऑलरेडी जो ये चीज़ क्लेम भी कर रहे हैं, और वो ऐसे उनके पास भी यही सर्टिफिकेशन होती है जो आपके पास है? जी जी, सबके पास जी, वो ISO 9000 होती है, हलाल, ये दो अक्सर आपने देखी होती ठीक हैं, है। हमारे पैकेजेस के ऊपर भी ये लगी होती है। सही है। सो अगर मैं यहाँ पर ये क्लेम करना चाहूँ या ये कहना चाहूँ कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का पहला अपना ही मेरे ख्याल से ब्रांड हो जाएगा, जो कि यहीं पर प्रोडक्शन भी कर रहा है, यहीं पर उनके ऑनर्स भी मौजूद हैं, पिछले 8-10 साल का एक्सपीरियंस भी उनके पास मौजूद है, और यहीं के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। राइट नाउ अभी पाकिस्तान लेवल पे जाने का आपका प्लान है, या अभी स्टिल आप यहीं पर अपनी चेन को जो है यहीं तक महदूद रखना चाह रहे हैं? बेसिकली अभी फ़िलहाल तो हम इस्लामाबाद तक ही रहेंगे, क्योंकि हर बंदे के पोटेंशियल होता है। इस टाइम तक हमें अपना पोटेंशियल यहीं पे नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली हम इस्लामाबाद में ही पले बड़े हुए हैं। एक चीज़ जो बचपन से मैंने एक नोट की थी कि हम इस इस्लामाबाद शहर के अंदर ना मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग इधर आए हुए हैं। हम खुद वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम वज़ीरिस्तान से इधर आए हुए हैं, आपका कोई और इलाका होगा, इस्लामाबाद का मकामी रहायशी नहीं है। तो एक चीज़ बड़ी आम होती है कि आप जब भी कोई बंदा कहीं बाहर से आता है ना, तो ये कहते हैं मिसाल हमारे डेरा इस्माइल ख़ान कोई वज़ीरिस्तान से आते हुए शहर है, तो हमारे कुछ घर उधर भी होते हैं, तो जो भी आता है वो कहते हैं जी डेरा इस्माइल ख़ान की ना कदीमी सोन हलवा ले आओ, ठीक है। इसी तरह मुल्तान का सोन हलवा होता है, इसी तरह किसी और इलाके का। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फील भी की हुई थी कि भाई इस्लामाबाद के अंदर कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं कि हम यहाँ से कोई चीज़ किसी को भेजें
और ये कि ये इस्लामाबाद की चीज़ है, इस्लामाबाद से गई है। तो हम लोगों ने जब हम ये ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो अभी तो हमारा ब्रांड इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह एक टाइम ये आएगा कि इस ब्रांड के ऊपर इंशाल्लाह लोग इसको मंगवाया करेंगे दूसरे शहरों में। तो ये कि हमारा इसमें एक ख्वाहिश सी थी इस चीज़ की। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अच्छा, वसीम भाई, मैं जब से मुझे ऑब्वियसली कि हम मैंने मुझे पता था कि मैंने अब आपका पॉडकास्ट करना है, आपके साथ बैठना है, तो मैं भी ना काफ़ी रिसर्च करने लग चुका था ईमानों के ऊपर। और काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने पढ़े लिखे लोग भी कह लें आप, बड़े आपके क्रिटिक्स जिनको कह लें, कुछ भी कह लें आप, उनके मैंने ना कमेंट्स भी निकाले। फिर आपके पेज पे जाके, क्योंकि मेरा इस इंडस्ट्री से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मैं खुद बाय प्रोफेशन डिजिटल मार्केटर हूँ। पॉडकास्ट मेरा एक शौक़ है और एक आप कह लें कि साइड वो एक चल रही है हसल, जिसमें मैं ये बैठता हूँ, लोगों के साथ बातें करता हूँ, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने फिर ना एक डीप एनालिसिस आप कह लें कि वो चीज़ें करना शुरू की। फिर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, वो चीज़ अच्छी ये लगी कि जहाँ पर पॉजिटिव कमेंट्स थे, वहाँ नेगेटिव कमेंट्स भी थे और वो डिलीट नहीं थे। तो ऐसी चीज़ मुझे तो लगता है कि एज अ ऑडियंस वो एक कॉन्फिडेंस देता है आपको ब्रांड के ऊपर। ओके, ब्रांड या तो दो चीज़ हो सकती है, या तो कहेगा भाई इनकी टीम आपकी बड़ी स्लो है जो डिलीट नहीं कर रही। दूसरा ये कि आप खुद चाहते हैं कि नीचे, अच्छा स्लो वाली चीज़ वहाँ ख़त्म हुई जहाँ नीचे हमने देखे आपने नीचे जवाब दिए भी, आपकी मानो के पेज से जवाब आए हुए नीचे। तो मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी, ठीक है, आप अपनी नेगेटिव चीज़ भी, जो सवाल हैं उनको सुनना चाहते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास भी। मैं भी चाहूँगा कि वन बाय वन मैं आपसे पूछूँ, आप मुझे उसके बारे में जवाब दें। ये किसी भी सूरत मेरा सवाल करने का जो मकसद होगा वो कहीं भी ये नहीं होगा कि मैं किसी किस्म की दिल आज़ारी कर लूँ या मैं अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझा लूँ। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ़ करने का ये होगा ताकि देखने वाले लोगों को ये पता चले कि जो सवाल उनके दिमाग में इस पॉडकास्ट को सुनते हुए आएँगे, वो मैंने पूछने की उनका हक अदा किया है। एक मकसद सिर्फ़ एक ही है। मेरा एक सवाल ये है कि आप जहाँ पर ये कह रहे हैं कि मानो 100% प्योर है और इसमें किसी किस्म का आपने कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया हुआ। मतलब पिछले दिनों एक मशहूर सवाल मैंने वो आपको पहले ज़िक्र भी किया कि हम दोस्त अक्सर बैठा करते थे और बड़ी हमें अच्छी लगती थी वो चाय कि यार अजीब सा टेस्ट है इस चाय का, नशा सा हो रहा था। कुछ दिनों बाद पता चला भाई उसके दूध में तो सिर्फ और केमिकल पड़ा हुआ है। सो आप लोग बगैर प्रिजर्वेटिव्स के, बगैर मुमकिन आपको वाकई लगता है कि ये सारी चीज़ें, फिर ये सफ़र आपका मुमकिन है और आप कर पाएंगे आगे तक जो आप ख्वाब देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का ब्रांड, यहाँ की चीज़ें आप पूरे पाकिस्तान में जाएं या इंटरनेशनली भी जाएं? देखिए, जिस तरह का ब्रांड, जिस कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं ना, तो हम एक प्रीमिसेस में रह के, यानी कि अगर हम इस्लामाबाद को डील कर रहे हैं और इस्लामाबाद में हमारा प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ है जहाँ पे हमारी पेस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन सारा कुछ हो रहा है, और जो ब्रांड में, तो ये इससे दूसरे शहर पे तो ये नहीं जाएगी, क्योंकि ये हम ताज़ा कोई डील कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ताज़ा दूध आया, हमने अपने प्रेमिसेस पे उसको पेस्चराइज किया, होमोजेनाइज किया, कस्टमर तक पहुंचा दिया। अब अगर मैंने कल को लाहौर जाना होता है या पेशावर जाना होता है, तो मैं सेम इसी तरह के प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, और वो उस मार्केट की रिक्वायरमेंट उस तरह पूरी होगी, जो फिलहाल हमारा अभी इरादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस आपने कहा ना, प्रिजर्वेटिव डाले बगैर उसकी कोल्ड सप्लाई चेन जितनी हमारी इल्म और समझ के मुताबिक है, थोड़ा मुमकिन नहीं है कि आप एक शहर से दूसरे शहर दूध भेजें। अब देखिए, हमारे पास जो दूध आता है ना, तो हम जब इसको पेस्चराइज करते हैं ना, तो अगर इसका कोल्ड सप्लाई चेन मेंटेन होता है ना, यानी कि 2 डिग्री से 3 या 4 डिग्री तक, तो ये 6 दिन तक ये दूध एक्सपायर नहीं होता, कभी और 8-9 दिन तक भी नहीं होता, अगर प्रॉपर पड़ा रहे। अब प्रॉपर से मेरी मुराद ये है कि एक फ्रिज बार खुल रहा है और फ्रिज में आप कोई फ्रूट रख रहे हैं या कुछ चीज़ें रख रहे हैं, फ्रिज का टेम्परेचर 10 पे चला जाता है, फिर ठंडा होता है, तो ये कोल्ड सप्लाई चेन मेंटेन नहीं है ये वाली, ठीक है। तो इस तरह तो शेल्फ लाइफ कम हो जाती है चीज़ की। लेकिन हमारे पास जो हम जब बनाते हैं ना, जो दूध को पेस्चराइज करते हैं, तो हम हर अल्टरनेट डे पे, अगर दूध हमारा बच गया ना, किसी वजह से नहीं सेल आउट हुआ, तो हम अल्टरनेट डे पे उठा लेते हैं। हम उसको इस नीयत से नहीं रखते कि 6 दिन इससे ख़राब नहीं होना तो हम इसको रखें। हम ये जो 6 दिन का को फिर आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, बेसिकली दूध तो वो ठीक होता है ना, उसमें मसला नहीं है। उससे हम फिर और प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसा कि देसी घी हो गया, जैसा कि दही हो गया, जैसा कि कोई भी हमारे पास, हमारी प्रोडक्ट्स में कुल्फ़ी भी है डेयरी में, हम वो भी बनाते हैं। तो क्योंकि दूध ठीक होता है, दूध में कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब लेकिन जो हम कहते हैं ना कि 6 दिन ये दूध ख़राब नहीं होगा, तो वो 6 दिन का जो बेनिफिट है वो हम कस्टमर के लिए कह रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बना रहे कि हमारा दूध 6 दिन पड़ा रहे बेशक शेल्फों में, कस्टमर लास्ट डे पे लेके अगले दूसरे दिन उसका ख़राब हो जाए, तो वो नहीं होता। तो मुझे एक बात बताएं वसीम भी, देखें हर बंदा
जब मार्केट में आना चाहता है ना, वो यही कहते हैं कि भाई मेरे से असली चीज़ कोई दे ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही। हर बंदा ये कहता है, ठीक है। है, वो कहता है कि आपने देखे होंगे हज़ारों एड्स, बिल्कुल। आपने भी देखे होंगे, जो ये कहते हैं कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो असली है। मैं आपको अपना रीसेंट एग्जाम, मैं भी 3-4 दिन पहले कालाम से बात किया हुआ था। सर मैंने बहरीन से लेके कालाम तक ना, मैंने कोई हज़ारों के हिसाब से ना वो छोटे स्टॉल्स लगे हुए देखे, जहाँ वो कह रहे हैं कि ये असली शहद है हाँ, और ये असली क्या कहते हैं जितने भी वर्सला बिल्कुल, जीत है और जितने बिल्कुल, प्रोडक्ट्स हैं। बट मुझे पता है कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ के हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सभी हुँ, दो नंबरी कर रहे हैं, बिल बट मैंने वो प्रोडक्ट्स अपनी आंखों से बनते देखे हैं पेशावर की क्या बिल्कुल। कहते हैं हुँ, मार्केट के अंदर। बिल मैं हुँ, फिर ये नहीं कह रहा कि वो सारे के सारे दो नंबरी कर रहे हैं। हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें से कम ना भी हुए तो चले, मेरा अगर अंदाज़ा गलत भी हो तो 50% तो दो नंबरी कर रहे हैं, वो वहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं बिल्कुल। प्रोडक्ट्स। तो सर आप एक ये चीज़ जो शुरू में एक मार्केटिंग आप स्टंट करके कि ऑर्गेनिक है करके, फिर अगर मुझे प्लीज़ आपने मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये करके ऑर्गेनिक है, हम सब चीज़ सब मैनेज भी कर रहे हैं, और उसके बाद अ, आप भी कहीं इन फ्यूचर, या अब अगर अभी आप मुझे चैलेंज भी कर रहे हैं कि मेरा कोई भी बंदा आके चेक कर ले या कोई देखते हैं ऑडियंस में आ जाए, इन फ्यूचर तो आप उस तरफ नहीं चले जाएंगे? ये एक बिल्कुल आम सा सवाल है जो अभी मेरे ख्याल से आपने तो क्या कहते हैं, सबको ऑनेस्ट लगना है, या जिनको नहीं भी लगना तो उसके ऊपर एक राय सब कायम कर पाएंगे कि हाँ जी ये क्या कहना चाह रहे हैं उसमें इस बारे में। देखें, बेसिकली जैसा आपको पता है मेरा ताल्लुक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ है। बिल्कुल ठीक है। जो और मैं पर्सनली ज़्यादातर यूएस के क्लाइंट के साथ ही काम करता रहा हूँ आज तक जितना भी। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपको भी पता है कि इसमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल भी है और सारा कुछ। अगर मैंने बिज़नेस और पैसों का ये नहीं इतना शौक, जैसे एडल्ट्रेशन या दो नंबरी या इस तरह जो चीज़ें होती हैं ये होती तो पैसों के लिए ना। बिल्कुल ऐसा। मेन चीज़ पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी एक अच्छे फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, अच्छे फील्ड से अच्छी कमाई कर रहा था और अच्छे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा। तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो शौक से स्टार्ट हुआ बिज़नेस और शौक के बाद मुख्तलिफ केसेस सामने आते गए। जैसा कि अब मैं जिस तरह एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं एक इधर सॉफ्टवेयर हाउस है इस्लामाबाद में, स्टेला टेक्नोलॉजीज़, मैं वहाँ पे जॉब करता था। तो वहाँ पे मेरे कुलीग्स थे, वो मुझे खुद कहते थे कि यार हमें दूध चाहिए, बेशक पानी मिला हुआ हो। और ये आम जुमला है और ये कोई भी आप सुने लोग कहते हैं कि अब बस खाली पानी मिला लें और कुछ ना मिलाएं। और ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारा कौम एडल्ट्रेशन को भी जस्टिफाई इसलिए कर रही है कि पानी मिल जाए, मैं उसके पैसे भर दूं पानी के एक्स्ट्रा, जो कि नहीं होना चाहिए। पैसे हैं, आपको एक चीज़ मिल रही है, आपको वो खालिस मिले जो आप जो आपको चाहिए, ठीक है। तो हम उस चीज़ को देख के इसमें आए हैं। तो हमारे तो इस टाइम तक, और फिर जो इतना हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और इतना हमने पेस्चराइजेशन इस प्रोसेस की तरफ किया है, जो एक बहुत मुश्किल टॉपिक है। पेस्चराइज का लफ्ज़ समझाना बहुत मुश्किल होता है, होमोजेनाइज का लफ्ज़ समझाना मुश्किल होता है। हम जब इतना समझा के जा रहे हैं तो इस कॉस्ट को तो हम कंट्रोल कर सकते थे एडल्ट्रेशन पे, प्रॉफिट तो वहाँ पे भी मिल लेते, सब कर रहे हैं कारोबार। सर आपने जब से हम इस पे सर्च कर रहा हूँ थोड़ी सी, मेरी टीम भी मुझे ये बार बार कहती रही कि सर से एक चीज़ लाजमी पूछें। जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि खालिस दूध है, खालिस दूध से मुराद मेरे जहन में भी हमेशा यही आएगा जो खुला दूध में लेके जाता हूँ। हम्म, उसके ऑपोजिट है डब्बे वाला दूध, हम्म, ठीक है, जो हमें हम्म, डिफरेंट ब्रांड्स में मिलता है और जो हम्म, जिसको जो चाय हम्म, पसंद होती है वो लेके हम्म, जाता है। हम्म, तो सर ना तो आप खुला दे रहे हैं, ना हाँ, तो आप डब्बे में दे रहे हैं, हाँ। तो ये जो तीसरे के बीच का आपने रास्ता निकाला है, ये खालिस कैसे है? अच्छा, जो आप खुला कह रहे थे ना, नॉर्मली कस्टमर इसको खालिस, इसको भी कस्टमर नहीं समझता, क्योंकि मार्केट में सब कहते हैं पानी दूध में मिलावट है। उसको कस्टमर लोग कहते हैं कि ये फ्रेश दूध है, ऐसा ही। खुले को वो फ्रेश समझते हाँ। हैं, जो कि गलत मेरे हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब एक मार्केट में रिवाज चला हुआ है और इस रिवाज चलने की एक छोटी सी हिस्ट्री है, मैं शायद वो भी थोड़ा बताना चाहूँगा ताकि व्यूअर्स को इसका आइडिया हो जाए। लेट 90s तक इस पिंडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे भैंसों के बाड़े हुआ करते थे, ठीक है। और उन बाड़ों के ऊपर लोग जाते थे दूध लेने के लिए और 2 टाइम दूध मिलता था, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। और इस चीज़ को ताज़ा दूध कहा जाता था कि बाड़े से ताज़ा दूध आया और वो ले लिया। और ये फ्रेश दूध को, ये इस्लाह फ्रेश दूध की वहाँ से स्टार्ट हुई। अर्ली 2000 के अंदर गवर्नमेंट ने वो तमाम बाड़े शहर के अंदर से निकाल लिए, ठीक है। जब ये बाड़े निकाले गए तो वो जो पॉइंट्स थे जहाँ पे दूध बिकता था, वो पॉइंट्स तो वहीं पे थे। जो जिनका बिजनेस था उन्होंने अपने बाड़े शहर के रिमोट एरिया में ले गए और दूध उसी तरह 2 टाइम आना लग गया, ठीक है, शहर में। तो वो अभी तक कस्टमर उस चीज़ को फ्रेश समझ रहा है, जो कि अब तक उसमें से काफ़ी फॉर्म या तो ख़त्म हो गए या कम हो गए। और लोगों ने बिज़नेस के अंदर क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखिए, मार्केट है ना, एक बग़ैर मार्केटिंग किए हुए एक ऐसा वर्ड जिसकी वजह से लोग जल्दी कन्विंस हो जाते हैं
कि फ्रेश मिल्क, वो खुला दूध, हम देखते हैं खुला दूध है ये फ्रेश होगा। ये दूध आना शुरू हो गया सरगोदा, इस तरह जो पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ से आना शुरू हो गया। अब जो फ्रेश को हम ये समझते हैं कि जो सुबह का दूध है सुबह आया, शाम का दूध शाम को आया, ये फ्रेश होता है। ऐसा होता नहीं है। यानी पंजाब में क्या होता है कि एक फार्म पे मिल्किंग होती है, एक गवाला जाता है वो दूध वहाँ से लेता है, एक कलेक्शन पॉइंट होता है, उस कलेक्शन पॉइंट में वो जमा कर लेता है। कलेक्शन पॉइंट दूध जमा करता रहता है पूरा दिन, एक दिन या 1.5 दिन। और उसके अगले दिन उनकी गाड़ी जाती है यहाँ से, जो 10,000 लीटर की है, 5,000 लीटर की है, वो दूध उठाती है और वो वहाँ से चलती है जिस भी एरिया से आ रहा है, ठीक है, इधर इस्लामाबाद पहुँचता है। इस्लामाबाद के बाद वो मुख्तलिफ दुकानों में तकसीम होता है। यानी ये प्रोसेस में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो ये तो फ्रेश तो ना हुआ 3 दिनों में। 2 से 3 दिन दूध ट्रैवल कैसे कर रहा है ये? ये वो सबसे मुश्किल सवाल है जो लोगों को पता भी है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि बेसिकली क्लेम वो ये लोग ये करते हैं कि हम लोग इसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं 0 डिग्री या 2 डिग्री, ठीक है। ये एज केसेस में तो मुमकिन है। एज केसेस इस तरह कि मैंने वहाँ से दूध लिया, मैं ख़ुद अपनी सुपरविजन के अंदर चिल्लर को ठंडा किया, इन केस बिजली चली गई मैंने जनरेटर ऑन करवा लिए, मेरी गाड़ी का टेम्परेचर मैंने 0 रखा और मैं ख़ुद देखते हुए आ गया और एक दिन मैंने दूध एक शहर से यहाँ तक ले आया। तो ये एच केस है, इस तरह हो सकता है। रेगुलर बिजनेस के अंदर जो रोज़ाना हो रहा है उसके अंदर ये चैलेंजिंग है, क्योंकि किसी भी एक स्टेक होल्डर की गलती से दूध ख़राब हो सकता है। वो स्टेक होल्डर फार्मर हो सकता है कि उसने मिल्किंग पहले कर ली, वो 2-3 घंटे दूध पड़ा रहा। जो गवाला दूध उठा के ले, उस स्टेक होल्डर की गलती हो सकती है। चिल्लर वाले ने, जिसने कलेक्शन पॉइंट में चिल्लर में दूध रखा हुआ है, उसके पास भी हो सकता है कि बिजली ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ आम मसाइल है। अब अगर आपके पास बिजली नहीं है तो आप जनरेटर चलाने के लिए 10 दफ़ा सोचेंगे कि आपकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, पैसे लग रहे हैं। तो कोई भी स्टेक होल्डर जब ये गलती करता है ना, इससे दूध स्पॉयल होता है। 10,000 लीटर 5,000 लीटर स्पॉयल होना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ से भी ना लोग एडल्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, जिसमें मीठा सोडा है, इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं जो दूध की लाइफ को बढ़ाते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो लोग वो एडल्ट्रेशन साथ साथ शुरू हो जाती है। और यही आप अक्सर फूड अथॉरिटी की भी गाड़ियाँ देख रहे होते हैं, जब वीडियोज़ आ रही होती हैं कि भी फलां जगह पर गाड़ी रोकी है, उसके अंदर कोई केमिकल निकलेगा। तो बेसिकली वो उस कोल्ड सप्लाई चेन कि वो तो मेंटेन नहीं होती इस तरह उतने बड़े लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन होती है, वो पकड़ी जाती है। वसीम भाई, आप फिर ये कह रहे हैं कि जो आप पैकेट वाला दूध जो ईमानों के नाम से मार्केट में मिल रहा है, तो वो इस वक्त बेस्ट हालत है जिसमें मिलना चाहिए लोगों को? जी बिल्कुल। ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम लोग उसको अपने पास, एक तो देखें, अगर आपने दूध लेना हो तो सबसे पहले आपकी फील ऑफ सिक्योरिटी ये होगी कि आया ये दूध टेस्टेड है कि नहीं है, यानी लैब टेस्ट हुआ है कि नहीं है। ठीक है। या आप एक फील ऑफ सिक्योरिटी चाहेंगे अपने बच्चे के लिए, वो हम करते हैं। हमारे हर बैच की एक लैब टेस्ट होता है, ठीक है। प्लस पेस्चराइजेशन, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करना, कोल्ड सप्लाई चेन। ठीक है। देखिए, आप तक जब दूध पहुंचना है, आप कहीं से भी ले रहे हैं, कहीं से वो चलेगा आप तक पहुंचेगा। ठीक है। अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर में दूध आप तक पहुंचाता हूँ तो या तो मैं उसमें बर्फ़ डालूंगा, कैन में खुला दूध होगा, आप तक पहुंचेगा। अब बर्फ़ भी आपको नहीं पता कहाँ से आई है, कैसी बर्फ़ है। और बाकी एडल्ट्रेशन अलग हैं, इसमें बहुत किस्म के एडल्ट्रेशन है जो लोग करते हैं। हम लोग एक प्रॉपर सप्लाई चेन मेंटेन कर रहे हैं ठंडे दूध की। आप हमारे किसी भी राइडर को रोकेंगे ना, कभी रास्ते में आपको कहीं मिले ईमानों का, आप कभी उसका डब्बा उठाइएगा, अंदर टेम्परेचर को फील कीजिएगा कि वो कितना ठंडा टेम्परेचर है। वो हमने मेंटेन किया हुआ है। और इसी चीज़ के ऊपर, और यही कॉस्ट हमें पड़ती है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है उस चीज़ को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। कॉस्ट से मेरे जहन में सवाल था और आपने चले खुद ही इस तरफ मुझे ले गए कि देखें, बाकी मुझे खुला दूध 220 का भी मिल रहा है, 240 का भी मिल रहा है, 250 का भी मिल रहा है, कहीं से 200 का भी मिल रहा है, 260 का भी मिल रहा है। ईमानो इस वक्त 300 रुपये लीटर मिल रहा है। बिल्कुल। सो इस्लामाबाद में कुछ फैमिलीज, बहुत सी फैमिलीज हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं 300, बट कुछ बहुत सारी फैमिलीज हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आप अपनी इस प्राइस को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? मतलब एक सवाल है कि 300 रुपये लीटर दूध। देखें, अगर आपने क्वालिटी वाली चीज़ लेनी है, ठीक है, और आप ये कहते हैं कि खालिस भी हो, क्वालिटी भी हो, एक तो तरीका ये है कि आप ये कह दें कि आप पानी डालने, बेशक दूध की क्वालिटी सस्ता कर दें, हमें सस्ती चीज़, वाली बात हाँ उस पर चलें। अगर वो करना है तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने क्वालिटी भी चेक करनी है, उसके बाद आपने उसके टेस्ट भी करने हैं, यानी कि जो हम लैब टेस्ट करते हैं, प्लस एक कोल्ड सप्लाई चेन भी मेंटेन करनी है। तो ये दुनिया में भी कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस हो, यानी इसमें क्यूसी चल रही होगी, उसके प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि आपके एक एक्स्ट्रा प्रोसेसेस बनते हैं साथ।
एक तरीका ये है, मैं फार्म से दूध उतराऊँ, अपनी दुकान पे एक लड़का बैठा हुआ है और वो बस आराम से फ्रिज लगा के दूध डाला उसने, उसमें मीठा सोडा कुछ डाल के दूध की लाइव बना के उसने बेच रहा है, उसकी कोई खर्चा नहीं, कोई क्वालिटी एश्योरेंस कुछ भी नहीं है। एक साइड पे एक पूरी टीम काम कर रही है, दूध आया, एक फूड टेक्नोलॉजी उसको चेक कर रहा है, वो प्रॉपर पैक हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज की सप्लाई चेन पूरी की पूरी मेंटेन हो रही है, ठीक है, दुकानों तो पहुंच रहा है, इसके ऊपर बिजली के सारे खर्चे हम बियर कर रहे हैं, ठीक है, तो रेट तो थोड़ा बढ़ेगा, एक चीज़। दूसरा, वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारा दूध महंगा नहीं है। अब भी इस्लामाबाद के अंदर आप दूध लें, आपको 250 रुपये में दूध आम मिल रहा है, ठीक है। अब 250 में जब दूध लेते हैं, आपको उसको बॉयल भी करना है। अब जब आप बॉयल करेंगे तो नॉर्मली घर के अंदर 20-30 रुपये तो आपके गैस का खर्चा देना है, जो एलपीजी के जो रेट चल रहे हैं, ठीक है, वो भी आपने करना है, आपने टाइम भी देना है उसको। प्लस उसमें अगर आपसे गलती हो जाती है, आप बॉयल नहीं कर पाते, ख़राब हो जाए, वो भी आपके ऊपर पड़ जाता है, ठीक है। हम तो ये करते हैं कि देखिए, हमने प्री बॉयल दिया, आपका टाइम भी बच गया। और एक चीज़ मैंने ये भी नोट की, जब से मैं ये बिज़नेस कर रहा था रॉ मिल्क में, जैसा मैं D17 में कर रहा था, तो अक्सर लोग फैमिलीज़ वो हैं जो जॉब करती हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते, दोनों को टाइम ही नहीं होता। अब आप जब दूध हम देते थे तो अक्सर ये कहते थे, जी 8 बजे से ना 7 बजे से पहले देना है, हमने ऑफिस निकलना है। आते हुए वो कहेंगे कि हमने आना है, एक एक टेंशन लगी रहती है कि जब दूध रिसीव करेंगे हमने बॉयल करना है, ठीक है। अब वो चीज़ भी हम लोगों ने एक हद तक कंट्रोल कर ली है कि आपके पास दूध आया, आपने हमारा पेस्चराइज दूध को खोला, किसी बर्तन में डाल के फ्रिज में रख दिया, होमोजेनाइज को आप बेशक वैसे ही रख लें, आपको कोई मसला नहीं, आप उसको यूज़ कर लें। अच्छा, एक देखिए, एक लफ्ज़ है, एक एक मुझे लगता है कि आम आम फ़हम बंदा ये बात नहीं समझ पाएगा कि ये पेस्चराइज़्ड दूध क्या है, होमोजेनाइज़्ड दूध क्या है? अ, सच पूछें तो मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता। पेस्चराइज़्ड जहाँ तक मुझे होमोजेनाइज़्ड समझ आ रहा है कि चलें वो शायद उबला हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ है। तो आप बताएँ कि ये पेस्चराइज़्ड दूध और होमोजेनाइज़्ड दूध क्या है? जाके जो सुनने वाले हैं, जो फैमिलीज़ हैं, माएँ हैं, वो सब हैं, वो समझ पाएँ कि ये दूध बेसिकली है क्या? बेसिकली जो दूध है इसमें वो वही आम खुला दूध है जैसा डेयरी फार्म का हमारा आता है। जब आप दूध को अपने घर पे बॉयल करते हैं ना, और बॉयल करके आप फ्रिज में रखते हैं, तो इस दूध को पेस्चराइज दूध बोला जाता है। ये आम एक इंग्लिश ठीक हो इस्तेलाह गया। है इसका, ठीक है, ठीक है। ठीक। वो आप घर पे भी उबालते हैं, तो जब उबाल के आप फ्रिज में रख लेते हैं, उसको आप पेस्चराइज दूध बोलते हैं। हम लोगों ने इसी प्रोसेस को ऑटोमेट किया अपने पास, जिसको हम कहते हैं पेस्चराइज दूध, ठीक है, जो सिंपल उबल गया और ठंडा हो गया। ठीक है। इसको उबालने का तरीकाकार हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस पेस्चराइजेशन प्लांट है, यानी एक साइड से दूध आ रहा होता है, दूध उसी के अंदर 90 डिग्री पे गर्म होता है, उसी विद इन 10 टू 17 सेकेंड उसको वापस हम 2 डिग्री पे ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। यानी वो एक साइड से दूध आ रहा है, दूसरे से दूध आ रहा है, लेकिन वो उबल चुका है, उसके अंदर किसी किस्म के कोई भी जरासीम है वो तकरीबन मर चुके होते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम उबाल के पैक करके पहुंच जाते हैं, इसको कहते हैं सिंपल पेस्चराइज दूध। ठीक है। ये दूध जब आप घर पे रिसीव करते हैं, जो पैकेट में होता है, अगर ये मिसाल 0 डिग्री या 1 डिग्री ऐसा बहुत ठंडे टेम्परेचर में पड़ा रहेगा ना, तो इस पैकेट के अंदर भी एक साइड पे क्रीम जमा हो जाएगी। ठीक। अगर आप इस पैकेट को खोल के किसी बर्तन में रख के रखेंगे फ्रिज में, तो ठंडे जगह पे, यानी 0-1 डिग्री पे, इसके ऊपर भी मलाई की एक हल्की सी लेयर आ जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है। तो ये आ जाती है। अब बहुत से ऐसे कस्टमर हैं इस्लामाबाद में जो मलाई नहीं पसंद करते, उन्होंने दूध सिर्फ मंगवाया होता है पीने के लिए, उन्होंने ठीक। बच्चों के लिए मंगवाया होता है पीने के लिए, उन्होंने चाय कॉफ़ी इस चीज़ के लिए मंगवाते हैं। अब उनको मलाई से लेना देना नहीं होता, अब ये मलाई अलग से लेयर भी बन रही होती है, थोड़ा कंफ्यूज भी होता है। तो एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन, जो क्या करता है कि दूध की फ़ैट के मॉलिक्यूल को बहुत बहुत बारीकी से ब्रेक डाउन करता है, वो दूध में मिक्स हो जाता है, और वो मॉलिक्यूल दूध की अलग से लेयर नहीं बनती मलाई वाली। अच्छा, वही जो मलाई ऊपर है वो हाँ, अब दूध के अंदर मिक्स्ड हाँ, है, ऐसे ही जो पेस्चराइज मिल्क है ना, उसके टॉप पे मलाई है। होमोजेनाइज में हाँ, मिक्स्ड है उसी के उससे अंदर। अगर आप टॉप से दूध उठाएंगे तो नीचे वाला दूध जो आएगा वो पतला दूध होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आपको एक कंसिस्टेंट फ्लेवर उस दूध से नहीं मिलना। होमोजेनाइज दूध के अंदर टॉप से बॉटम तक कंसिस्टेंट फ्लेवर होता है। देखिए, मुझे यहाँ से एक चीज़ और मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वसीम भाई। हमारी फैमिलीज़ में ना, मैंने अपने घर में भी सुना है, आस-पास भी सुना है यही कि वो चाहते हैं कि जो छोटा बच्चा हो उसको ना, वो कहते हैं कि भई इसको बकरी का दूध पिलाया जाए। बिल्कुल। बहुत अगर क्या कहते हैं मसला है, परेशानी है, तो फिर चलें, अगर वो एक तो वो पाउडर दूध पीते हैं, फिर दूसरा वो कभी ना कभार कोई कुछ फैमिलीज़ हैं जो कि गाय के दूध पे चली जाती हैं। बिल्कुल। सो आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बच्चों के, सिर्फ बच्चों के लिए हो, जो बच्चों को पिलाया जा सके? इस्लामाबाद के अंदर ना बकरी के दूध की डिमांड इधर भी बहुत ज़्यादा है, लोग अक्सर बच्चों के लिए एक अच्छा दूध है, काबिल हज़म है, बच्चा आराम से इसको हज़म कर लेता है। उसकी एक बड़ी वजह उसके जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं नेचुरली, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा उसको आराम से हज़म कर लेता है, ठीक है।
लेकिन मसला ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलती इस्लामाबाद में। ये आपको बकरी के फार्म नज़र नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने शुरू किया लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्राइस महंगे रेट पे बिक रहा है, यानी 700-800 रुपये लीटर। बाज़ जगहों पे लोग गाय का दूध ही मिक्स करके बेच रहे होते हैं, कहते हैं बकरी का है और लोग ले रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो प्रोडक्ट है होमोजेनाइज। अच्छा, बकरी के दूध के अंदर फैट मॉलिक्यूल नेचुरली छोटे होते हैं, तो इसलिए वो काबिल हज़म होता है, बच्चा आराम से हज़म कर लेता है, इसका नुकसान नहीं होता। जो हमारा होमोजेनाइज दूध है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसकी एक प्रोसेस है जिसके अंदर फ़ैट को दूध में मिक्स कर दिया जाता है। वो प्रोसेस ये है कि उसका फ़ैट का मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके दूध में मिक्स किया तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है। तो अगर हमारा होमोजेनाइज दूध आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह उसके आपको रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे मिलेंगे और आपको इकोनॉमिकल भी होगा, यानी वो 300 रुपये लीटर है। सो आपकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आपको होमोजेनाइज दूध पेरेंट्स अपने बच्चों को पिलाएं, बिल्कुल और बेशक वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो कर लें। बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकते हैं। इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग 4.2 फैट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारा एक अपना एक स्टैंडर्ड है। पैकेट पे हमने मिनिमम 3.5 फैट लिखा होता है, लेकिन हमारा हम रखते हैं अच्छी क्वालिटी को रखते हैं। तो उसमें अगर बच्चे को थोड़ा सा आप उसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं, हल्का सा उसमें पानी डाल लें, वो आप खुद कर लें। बच्चे को पिलाने हाँ, के लिए, तो हाँ। आप कर सकते हैं ठीक है, ताकि वो जितनी उसके चाह। हाज़मे के हाँ मुताबिक उसको बिल्कुल हज़म हो जाए। ठीक, बिल्कुल। ठीक। वसीम भी बहुत से लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान से ना देख भी रहे हैं, और वो कुछ प्रोडक्ट आपका मंगवाना भी चाहेंगे। दूध तो हम वहाँ पहुँचा नहीं सकते, दही का मुझे नहीं आइडिया कि वो पहुँच सकता है या नहीं पहुँच सकता। ऐसे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं ईमानों के जो पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी टाइम वो मंगवा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी-सी ऐड पे करना चाहूँगा कि ईमानों से पहले से मैंने आपको पहले बताया था कि हम ईमान डेयरी से हमने काम स्टार्ट किया। फिर एक टाइम पे हम लोगों ने अपना एक ऑनलाइन ब्रांड लॉन्च किया ईमान ऑर्गेनिक के नाम से। जब ईमानों है बेसिकली उस सारे एक्सपीरियंस की बेस पे एक ईमान डर है। में अब जो आखिरी बचा हाँ, हमारा। हाँ, वो उसका है। तो ईमान ऑर्गेनिक के ऊपर हम लोग बेसिकली ऑल ओवर पाकिस्तान चीज़ें डिलीवर कर रहे थे। इसमें हमारी प्रोडक्ट्स बहुत सी हैं, जैसे हमारा देसी घी आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पीनट बटर है और बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ है। ईमान ऑर्गेनिक का आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी हम लोगों ने बिल्कुल 100% ओरिजिनल कमेंट्स ही अलाउड किए हुए हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, और हम हर कमेंट को आंसर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे फीडबैक हैं ईमान ऑर्गेनिक के पीनट बटर के, जो अभी हम रीब्रांडिंग कर रहे हैं ईमानों के नाम से। इसके अलावा क्योंकि देखें, जब मैं डेयरी फार्मिंग कर रहा था तो मेरी थोड़ी-सी आदत ये है कि मैं आर-एन-डी बहुत ज़्यादा करता हूँ चीज़ों को देखने के लिए, और कॉस्ट कटिंग के लिए बंदा मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहा होता था। तो डेयरी फार्मिंग के अंदर एक बहुत बड़ी चैलेंज मेरे पास आ रहा था, जानवरों की फीडिंग और अच्छी क्वालिटी की फीडिंग। यानी जो कंसंट्रेटेड फीड्स होते हैं जिसको वंडा कहा जाता है, उसमें कोई अच्छी क्वालिटी। तो इसके अंदर खलें होती हैं जिसको खल कहा जाता है, जो आप जानवरों को फीड करते हैं जिसकी क्वालिटी। तो इस पे मैंने फिर एक टाइम पे आर-एन-डी की थी कोल्ड प्रेस ऑयल के ऊपर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले तकरीबन 3-4 साल, यानी जब ये ईमान डेयरी स्टार्ट किया, तब से हम कनोला ऑयल ईडेबल ये भी हम इस्लामाबाद में बेचते हैं। और इसका ओरिजिनल मैकेनिज़्म यही था कि वहाँ से कनोला ऑयल निकलता था, वो हम कस्टमर को बेचते थे। कल हमारे डेयरी फार्म पे थे, वो अभी भी ऐसे चल रहा है। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी एसेंशियल्स ऑयल हैं जो हम इसके अलावा निकालते हैं, जिस तरह ब्लैक सीड ऑयल हो गया, ऑनियन सीड ऑयल हो गया। इस तरह की प्रोडक्ट की हमारी एक रेंज है जो हमारी वेबसाइट पे भी अभी आ जाएगी, ईमान ऑर्गेनिक पे भी है। तो वो भी हम डिलीवर करते हैं कस्टमर को होम डिलीवरी सर्विसेज पे। ठीक। अच्छा, वसीम भी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं लाज़मी पूछना चाहता हूँ। एक आपके लिए सरप्राइज़ है उससे पहले। सरप्राइज़ ये है कि जब मैं आपका पेजेज़ आपके देख रहा था ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे, जो सवाल थे, मैं उसी तरह स्क्रीनशॉट लिए हैं, और मैं उसी तरीके से आपसे पूछूँगा भी, और मैं चाहूँगा आप जवाब दें, ठीक है। हर सूरत जवाब दें। बट उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, ऑनलाइन तो चलें आप सबको पहुँचा रहे हैं, पहुँच भी रहे हैं। फिज़िकली आप कहीं एक्सिस्ट कर रहे हैं? अभी कहीं है आपकी शॉप G17 के अलावा? जी, जी, बिल्कुल। फ़िज़िकली जो हमारे ईमानों का नाम, ईमानों की ब्रांडिंग के साथ जो शॉप है वो F10 मरकज़ में है। जो सबसे पहली शॉप हमारी फ़िज़िकल ईमानों ब्रांड की स्टार्ट हुई है, ठीक है। वो हम F10 मरकज़ में हैं। और इन फ्यूचर हमारा इरादा ये है कि हम पूरा एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं पूरे इस्लामाबाद में। तो हम मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के ऊपर अपनी आउटलेट्स बनाएँगे। उसका मकसद भी वही कोल्ड सप्लाई चेन को मेंटेन करना है हमारे फ़िज़िकल आउटलेट के, ताकि कस्टमर वॉक इन कस्टमर भी आके ले जाए और हमारी भी एक कोल्ड सप्लाई चेन मेंटेन हो। हुँ। अब हम अभी फ़िलहाल हम F10 से कर रहे हैं। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, वह देखें, एक गुलाम हुसैन साहब हैं जी, वसीम भाई, वो लिखते हैं कि ओ भाई, तारीफ़ करने वालों, ज़रा इनकी आसमान से छूती कीमतों का भी तो ज़िक्र करो। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप?
चलें इसमें तो एक तो ये हो गया कि उन्होंने ये मान लिया कि लोग जो कमेंट कर रहे हैं तारीफ़ तो कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट पसंद है, उन्होंने ख़रीद लिया। ठीक है, तो इस लिहाज में जो जिन्होंने प्रोडक्ट पसंद की है, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा पहली प्रायोरिटी पैसे नहीं थे। उनके पैसे उनको अच्छे लगे हैं तो वो तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक तो है। इसलिए हमारी प्रोडक्ट वो जस्टिफ़ाई कर रही है, तो ये इस वजह से तारीफ़ भी आ रही है। एक मसूद जमाल साहब लिख रहे हैं वसीम भाई कि आज भी इस्लामाबाद में अच्छा और मयारी दूध 250 रुपये से ज़्यादा नहीं है। इस दूध को आपने खूबसूरत इश्तिहार और पैकेजिंग के साथ 300 रुपये कीमत कर दिया है। आप अपने इश्तिहार में टारगेट एफ सेक्टर को करें ताकि वाइट कॉलर ही ये ऐड देखें। बिल्कुल इन्होंने आपकी मार्केटिंग टीम को एक मशवरा दे दिया भाई। नहीं ये देखें हमारे लिए भी टारगेटेड ऑडियंस वो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो दूध है ये हर बंदे का हक है, ठीक है, हर बंदे तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। और इसलिए हम पूरे पिंडी इस्लामाबाद को कवर कर रहे हैं। इवन हर बंदा इसको जानता है कि अगर आप 3-4 लीटर दूध किसी राइडर के हाथ भिजवाते हैं तो उसकी ठीक ठाक कॉस्ट है, ठीक है, एक राइडर की तनख्वाह ऐसा कोई, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि हम इस चीज़ कस्टमर तक पहुंचा दें। बाकी रह गया था जहाँ तक ताल्लुक का रेट का ताल्लुक, बिल्कुल 250 रुपये में दूध मिलता है। लेकिन आपने भी देखा है और हमने भी देखा है 250 वाले रेट के दूध से लोग मुतमईन भी नहीं है, बहुत कम है। आज अभी अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इस पॉडकास्ट को भी कोई देख रहा होगा तो वो भी दूध की अहमियत उनको पता है कि दूध किस तरह हमें किस क्वालिटी का मिल रहा है। बाकी जहाँ तक हमारे दूध का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा दूध पेस्चराइज्ड है, होमोजेनाइज्ड है, प्लस हमारी क्वालिटी एश्योरेंस है, प्लस हमारी कोल्ड सप्लाई चेन है। जब ये सब चीज़ें डलती हैं उस हिसाब से हम समझते हैं कि हमारे दूध का रेट मुनासिब है। वसीम भाई एक साहब लिख रहे हैं कि असली ईमानों या बेईमानों मिलावट पे जायका तरकीब। सवाल मुझे इतनी सलीस उर्दू नहीं समझ आया बट आपको एक पॉइंट मारा है इतना मुझे समझ आ चुका है। बेसिकली ये एक हमारे उसमें अनफॉर्चुनेट रीज़न ये कि नेगेटिविटी हमारे माशरे में थोड़ी ज़्यादा है। तो कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो प्योरली नेगेटिविटी के बेस पे हैं, यानी इसकी कोई समझ मुझे भी नहीं आई। या तो प्रोडक्ट यूज़ कर लें, उसके बाद उनका कोई उसका फीडबैक हो तो बंदा उसको जवाब दे। तो इसलिए मैं ऐसे कमेंट्स पे ज़्यादा जवाब देता नहीं है। एक साहब लिख रहे हैं वसीम भाई के शाहजेब साहब हैं कि माय क्वेश्चन इज इफ यू सेलिंग मिल्क एंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग देसी घी एंड मक्खन आउट ऑफ इट देन व्हाट्स लेफ्ट इन द प्योर मिल्क देन यही तो चीज़ें हैं उसको प्योर अमेजिंग एंड हेल्दी बनाती हैं। बेसिकली उसमें ये शायद उनको कोई कन्फ्यूजन है कि बेसिकली मुझे ये कमेंट ज़्यादा एजम्पशन बेस पे लगा है कि वो एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्ट एक मक्खन है, हमारी एक प्रोडक्ट देसी घी है, तो ये शायद हम दूध से पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम दूध बेचते हैं। जो उनकी एजम्पशन है, ऐसा है नहीं। होता क्या है कि डेयरी बिजनेस के अंदर आपको पूरा साल एक क्वांटिटी को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। अब डेयरी फार्म पे मिसाल मेरे पास जानवर हैं और मेरे पास प्रोडक्शन है 2000 लीटर की या 1000 लीटर की या 1500 लीटर की, वो तो थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगी। अब होता क्या है कि थ्रू आउट द ईयर दूध तो उतनी क्वांटिटी में नहीं बिक रहा होता। जैसे इस्लामाबाद में से आपको पता है छुट्टियाँ आती हैं, या जैसे अभी पिछले दिन लॉकडाउन आया, ठीक है, इसके अलावा ईद की छुट्टियाँ आ गई, तो अक्सर लोग यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो प्रोडक्शन है 1500 लीटर, शायद आपकी सेल ना हो, तो दूध तो बचेगा। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ वो है कि हम लोग उस दूध को यूटिलाइज़ करते हैं मज़ीद प्रोडक्ट बनाने में, जिसमें हम खोया बना लेते हैं, हम लोग देसी घी बना लेते हैं। तो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट ये इस तरह बन रही होती हैं, उनकी ये assumption शायद इस बेस पे है। अब्दुल जब्बार मिर्ज़ा साहब पूछते हैं वसीम भाई ये ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध जो 30 किलो से एक मन तक देती है ख़ास बच्चों के लिए कैंसर बढ़ने के मुतादिफ है इसको खालिस कहने वाले अल्लाह ताला के बनाए निज़ाम के दुश्मन है या फिर पता नहीं जाहिल है। पाकिस्तान की देसी गाय जो 6 से 8 किलो दूध दे सकती है मगर जब से देसी गाय के जीन्स में तब्दीली करके दूध 8 किलो से 40 किलो तक लेके गए तब से ये दूध इंसानी ज़िंदगियों के लिए कैंसर का सबब बन चुकी है। आज सिर्फ कैंसर के अस्पताल ज़ोरों शोर से बन रहे हैं। दौलत के पुजारी ये नहीं सोचते कि हम खुद इंसानियत के कौन घिनौने खेल खेल रहे हैं। कौम की नेचर टेक्नोलॉजी को तब्दील करने पर भी गंदम जैसी कुत्ती गधा को जहर बना देती है। सब बस मैं वैसे कभी कभार ये फ़नी उसमें कहूँगा कि शायद ये कमेंट करने के बाद भी उन्होंने किसी डब्बे का दूध का सिप भी लिया होगा साथ कि मैं कहने का मकसद ये है कि देखें ये चीज़ें वो वाली बातें हैं कि एक वो कहते हैं ना सरा, ये कंस्पेरेसीज हैं। इसका जवाब तो डॉक्टर आज़ाद भी दे सकते हैं कि एक गाय ऑस्ट्रेलियन गाय है या पाकिस्तानी गाय है और उसकी हाँ हमारी जो लोकल ब्रीड्स हैं उन पे काम होना चाहिए,
हमारी लोकल ब्रीड इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो नॉर्मली बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी, हम अब ऑस्ट्रेलियन गाय का नस्ल देखते हैं जिसको ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन गाय कहा जाता है या जर्सी गाय कहा जाता है। हमें एक चीज़ को मान लेना चाहिए कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन लोगों ने मेहनत की हुई है अपनी ब्रीड्स को इम्प्रूव करने पे, उनकी ब्रीड्स इम्प्रूव्ड हैं, इसलिए उनकी गाय 40 लीटर भी दे देती है, 50 लीटर भी देती है। हमारे यहाँ भी ऐसी गाय मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली ब्रीड के ऊपर काम नहीं किया। अब हमारी गाय 6-6 लीटर दूध दे रही है और यही नुकसान हो रहा है। बाकी देखें, वो भी गाय है, ये भी गाय है, वो भी अल्लाह की बनाई हुई है, ये भी अल्लाह की बनाई हुई है। उन्होंने मेहनत करके उसकी ब्रीड इम्प्रूव कर ली है, हम लोगों ने मेहनत करके उसको ब्रीड को तबाह कर दिया। तो यही फ़र्क है हमारे उसमें। और एक नौशवान साहब कहते हैं कि पेस्चराइजेशन इज़ नॉट गुड, रॉ मिल्क इज़ गुड। हुँ। बिल्कुल, रॉ मिल्क, इसमें कोई शक नहीं, बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि अभी रॉ मिल्क, लेकिन रॉ मिल्क कौन-सा रॉ मिल्क? एक रॉ मिल्क वो होता है, जैसा मेरा ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। मेरे गाँव में मेरे घर के पास एक गाय है मेरे पास, वो मेरे फसल में चरती है, आती है, उसी के बच्चे मेरे पास पैदा हो रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ये रॉ मिल्क बहुत सेहत के लिए अच्छा है, इससे अच्छी चीज़ है ही कोई नहीं, एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी फार्म से दूध ले रहे हैं, ठीक है? मिसाल आप यहाँ किसी बड़े फार्म से दूध ले रहे हैं, आपको क्या पता कि वहाँ से किस किस किस्म की गाय खड़ी है, किस कंडीशन में खड़ी है, किस गाय को एंटीबायोटिक लगा है कि नहीं लगा, किस गाय को कोई बीमारी है कि नहीं है। आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि ये इसमें ये चीज़ नहीं होगी। अब होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक बीमारी है जानवरों के अंदर जिसको कहते हैं ब्रुसेला, ठीक है? ये एक वायरस है जो ट्रांसमिटेबल है एक गाय से हार्ट के अंदर। गाय से बुल को हो सकती है, बुल से दूसरी गाय को हो सकती है, ये ट्रांसमिटेबल है। इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि गाय अबॉर्शंस करती है, ठीक है? और ये बड़े-बड़े फार्मों में ये एक आम चीज़ है और इसका आप इस पे आर-एन-डी भी कर सकते हैं इस बीमारी के ऊपर। अब अगर ये रॉ मिल्क कोई बंदा कंज़्यूम करे उस गाय का, तो चांसेस ये भी हैं कि ये बीमारी इंसानों को भी ट्रांसमिट हो सकती है अगर आप रॉ मिल्क कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? अब मुझे बताएँ कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कहीं पे भी, आपको अगर रॉ मिल्क आता है और ये चीज़ हो जाती है, तो और ये आप इसकी आर-एन-डी कर सकते हैं, ये कोई ऐसे कोई अनहोना टॉपिक नहीं है। तो कहने का मतलब, ये तो एक वायरस है ना, इस तरह हज़ारों होते हैं। तो दूध उबालना तो वैसे भी हम घर पे उबालते हैं, तो अगर आप रॉ मिल्क खरीद के उबाल के रखते हैं या हम आपको उबाल के दें, तो बात तो एक ही है, दूध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना। वसीम भी, देखें, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए, लोगों ने जितने सवाल पूछे वो दिए। आप मुझे बड़ा बड़ा खुशी हुई मुझे आपके साथ बात करके, आपका सिस्टम समझ के। और इसी बेस पे ना, देखें, मैं जिस इलाके से हूँ, जहाँ से हूँ, वहाँ के लोग भी अपॉर्चुनिटीज़ के इंतज़ार में रहते हैं, कहाँ काम कर सकें, कैसी चीज़ें कर सकें, या जो भी सुन रहा होगा ऑब्वियसली वो एक सिस्टम का हिस्सा बनना लाज़मी चाहेगा। सो मेरा 2-3 सवाल हैं, बड़े वो कहते हैं ना कि मासूमाना से सवाल है मेरे। एक सवाल ये है कि आपके सिस्टम में रह के, आपके साथ कोई काम करके, आपके इस पूरे सिस्टम के हिस्सा बन के, जैसे हर आप भी सॉफ्टवेयर हाउस में रहें, एक हायरार्की होती है, आप चलें एक सिस्टम से ऊपर आते-आते ऊपर जाते हैं, तो क्या इस तरीके से आपके सिस्टम के साथ रह के कोई ऊपर जा सकता है, ऊपर पहुँच सकता है, उसको अपना फ्यूचर नज़र आ सकता है? जी, बेसिकली जो क्यों हमने तो स्टार्ट बहुत ज़ीरो से किया, जैसा मैंने आपको बताया ना कि कुछ कुछ चंद जानवरों से स्टार्ट किया। अ, मेरे इस ये 8 साल 9 साल की जर्नी के अंदर जितना हमने अचीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं हमने बहुत कुछ अचीव किया। उसके अंदर एक प्रोडक्ट जो हमारी मैं अक्सर अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी पेश करता हूँ, तो मेरे पास एक लड़का काम करता है, ज़हूर अहमद, आप शायद मुलाकात आपकी हो जाए कभी। अ, तो बेसिकली वो आया था रिमोट एरिया से, तरन्ना मोहम्मद पनाह एक एरिया है, रहीम यार खान का कच्चे का एरिया है, वो वहाँ का रहायशी था और मेरे पास आया था बिल्कुल एक लेबर के काम के लिए, यानी कि डेयरी फार्मिंग के अंदर मुख्तलिफ लेबर होती है ना, एक स्किलफुल लेबर होते हैं जो मिल्किंग वगैरह जानवरों को जानते हैं, एक सिंपल लेबर के लिए आते हैं जो सिर्फ कूड़ा वगैरह उठाने के लिए, वो आया उस काम के लिए था। और इस टाइम पे वो मेरे फॉर्म का मैनेजर भी है और बहुत सी चीज़ें ऑपरेशन वो संभाल रहा होता है। और उसकी जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग हुई, उसको जो लोगों के साथ डील करने की ग्रूमिंग हुई। और मैं, अगर आप D17 में जाएँ, ईमान डेयरी का पता करें, तो हमारे, अगर मैं 100% नहीं कहूँगा तो 80% कस्टमर ज़हूर के साथ ही डायरेक्ट एंगेज होते हैं, क्योंकि वो उनके साथ। अब एक बंदा जो सिर्फ सराइकी बोल रहा हो, उसको सराइकी आती हो, उसकी ग्रूमिंग अगर इस जगह तक हो गई है, तो ये भी हम अपनी एक अकम्पलिशमेंट समझ रहे होते हैं ईमान डेयरी और ईमानों के ऊपर, कि हमारे पास जो रिसोर्स है इस टाइम पे, हमारे पास मेजॉरिटी रिसोर्सेज रिमोट एरिया के हैं। कि तरन्ना मोहम्मद पान आ गया, आप मेरी दुकानों पर भी हैं, आप कहीं भी जाएँ, आपको अक्सर यंग एज
के लड़के जो 20 22 24 25 साल के इन एरिया से आते हैं, वज़ीरिस्तान से आते हैं, ठीक है, इस तरह आते हैं। और वो जो पहला साल आता है, जो मैं हमारे साथ 1 साल 2 साल टिकता है, आप उसकी पर्सनैलिटी को खुद चेक कर लेंगे। उनके अंदर आप कॉन्फिडेंस देख लेंगे, उनको आप डीलिंग देख लेंगे, तो ये चीज़ तो हो रही है। और बाकी लाज़मी बात है, क्योंकि मैं खुद उस इंडस्ट्री से, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा है, और मेरी किस्मत अच्छी ये भी थी कि मैं जिस इंडस्ट्री में था, जो मेरे लीडर्स थे उस इंडस्ट्री के अंदर, वो काफ़ी अच्छे थे, वो ग्रोथ का बड़े मौके देते थे। तो वहाँ से हमने काफ़ी कुछ सीखा है, और वो कोशिश करते हैं हम भी आगे अपने वर्कर्स तक पहुँचा सकें। वर्कर तो नहीं, टीम को पहुँचा सकें, हमारी टीम तक पहुँच सकें। मैं तो कहता हूँ एक नेमत होती है, आपके पास एक अच्छा सीनियर हो, आपका एम्प्लॉयर पॉजिटिव हो, आपको चांसेस है, मेरे नज़दीक तो एक बहुत बड़ी नेमत होती है। जो लोग उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तो वो फिर ग्रो करते हैं, अगर उनको सिखाने वाला कोई हो, हाथ पकड़ने वाला कोई हो। और एक और सवाल देखें, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत से लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना भी चाहते होंगे, जो आपकी तरह इन्वेस्टमेंट्स करके बड़े-बड़े प्लांट लगाना भी चाहते होंगे, जो चाहते होंगे कि जिस तरह इमानो है उनका ब्रांड भी बने, तो उनके लिए कोई मुखलसाना मशवरा आपकी तरफ से? बेसिकली कोई भी बिजनेस हो, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस हो, आप किसी भी बिजनेसमैन से अगर आप ये पूछेंगे ना कि ये बिजनेस करना चाहिए, तो वो आपको मना कर देगा, या ये काम ना करो, कोई और काम कर लो। अच्छा, लोग समझते हैं कि शायद ये कोई आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करना चाह रहे, या वो उनकी कम नियति है इसके अंदर बताने की और चीज़ों की। अच्छा, ऐसा है नहीं। 21 ज़माने में मैं भी यही समझता था, यानी जब मैं जॉब किया करता था, मैं बिजनेस में नहीं आया था। अच्छा, इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ कि आइडियाज़ जो होते हैं या बिजनेसेस होते हैं ना, वो 2 चीज़ों पे चलते हैं। एक होता है उसका स्ट्रक्चर आइडिया होता है, एक उसका कोर होता है। स्ट्रक्चर जो होता है, वो जो हमें नज़र आ रहा होता है, वो स्ट्रक्चर है बिज़नेस का। जैसा ईमानों के ऊपर आपको गाड़ी नज़र आएगी, कोल्ड सप्लाई चेन की आउटलेट नज़र आएगी, एक डेयरी फार्म नज़र आ रहा होगा, कुछ जानवर नज़र आ रहे होंगे, कुछ वर्कर काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इस स्ट्रक्चर चीज़ को देख के आप एक आइडिया बना लेते हैं कि मैं भी ये बिज़नेस करूँगा, क्योंकि यही कुछ करना है। ठीक है, और इस चीज़ को देख के हम लोग बिज़नेस का करने का सोच रहे होते हैं। इवन ज़रूरी चीज़ जो होती है, वो होती है उसका कोर, उसका स्पिरिट होता है बिज़नेस का, कि उस बंदे ने इस चीज़ को किया क्यों, वो कर क्यों रहा है, उसके पीछे उसके पास ये ज़हन में ये बिज़नेस इस तरीके से करना है, उसके ज़हन में क्यों आया था। ठीक है, और ये जो कोर और स्पिरिट है ना, ये आता सिर्फ एक्सपीरियंस से ही है। तो इसलिए आप जब कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप की आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो आप पहला एक काम करते हैं, उसमें आप फेल होते हैं, दूसरा करते हैं, उसमें फेल होते हैं, लेकिन जो फेल हो रहे थे उसमें आपको ना कुछ सीख रहे होते हैं, और फिर एक जगह पे आपको खुद आइडिया हो जाता है, आप क्लिक कर जाते हैं कि अब मैं करूँगा, लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे आपके वो फेलियर सारे मौजूद होते हैं। जिनसे आपने सीखा हाँ, तो अब इसमें मैं आपको एक छोटी मिसाल दूँ ना, जब हमने ईमान डेयरी की पहली शॉप खोली ना, तो हम उससे पहले ना 2004 की बात है, मेरे वाले साहब वापडा से रिटायर हुए, तो उन्होंने एक कपड़े की शॉप खोली कि रिटायरमेंट के बाद। तो मैं अक्सर उस शॉप में बैठता था, कि मेरे वाले साहब इतनी टेम्परामेंट वाले नहीं थे, कस्टमर को डील करने वाले। तो बेसिकली जब मैं बैठता था, तो वो कपड़े का बिज़नेस कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो सीज़न पे चलता है। तो जब सीज़न होते हैं, बड़ी अच्छी सेल होती है। जब ऑफ सीज़न होता है, तो ऐसे दिन भी होते हैं जब बिस्मिल्लाह नहीं होती। ठीक है, तो जब उस दुकान का बिस्मिल्लाह नहीं होती, 3-3 4-4 दिन बिस्मिल्लाह ना होना मतलब कोई सेल ही नहीं हुई। तो एक दिन ऐसा होता है, जब मैंने दूध की दुकान पहले दिन खोली, तो मेरे पहले दिन की सेल 50 रुपये की थी, दूसरे दिन की 100-200 रुपये की। तो मेरा वर्कर मुझे कहता था कि वसीम भाई, ये काम नहीं चलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है, तो है कोई नहीं। अच्छा, मुझे क्योंकि वो बगैर बिस्मिल्लाह वाला मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने वो चीज़ फील की हुई थी कि एक दिन बगैर बिस्मिल्लाह का होता है, पर एक दिन लाखों की सेल का भी होता है। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, चल जाता वो, अल्हम्दुलिल्लाह वो दुकान चल रही है। अब ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये आप किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते हो, और कोई पूछता भी नहीं इस चीज़ के बारे में। तो इसलिए जो भी आपने करना है, उसके अंदर आप उसके स्पिरिट को समझ लें, तो आप उस बिज़नेस को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो इस पे काफ़ी बात भी कर चुका हूँ कि जो लोग शॉर्टकट्स ढूँढ रहे होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ ढूँढ रहे होते हैं, शॉर्ट क्या कहते हैं, कोई भी आप ढूँढ लें कि भई बस मुझे बताओ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये नहीं होता भाई। उसकी एक जर्नी होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसने इंडस्ट्री में फेलियर्स देखे होते हैं, उसने काफ़ी कुछ सीखा होता है, फिर वो यहाँ बैठा होता है, कोई बात कर रहा होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सब चीज़ों का वज़न उठा सकते हैं, तो फिर तो आप सो बिस्मिल्लाह ज़रूर बिल्कुल, आएँ इस फ़ील्ड के अंदर। हर फ़ील्ड, किसी भी फ़ील्ड में हो, तो यही तरीक़ेकार है। बिल्कुल। नहीं तो फिर जो आप एक काम करते आ रहे हैं, फिर वही करें। सो वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, एक दफ़ा फिर से शुक्रिया। जो लोग इनसे डायरेक्टली भी बात करना चाहते हैं, मैं इनका पेज जो ईमानों का, उसको टैग भी कर दूँगा, सारी चीज़ें कर दूँगा। डायरेक्ट सवाल पूछें, मेरे थ्रू पूछना चाहते हैं, पूछें। मैं वसीम भाई आपको कभी ना कभी तंग किया करूँगा। मोस्ट सो वेलकम। होप सो कि हमारी ये जर्नी हमेशा ये चीज़ें पॉज़िटिविटी के साथ आगे भी चलती रहेंगी। आपका एक दफ़ा बहुत शुक्रिया। होप सो आपने मेरी कोई चीज़, कोई सवाल माइंड नहीं किया होगा। मैं जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह।